हाँ जी बेटा, आज हम क्या करेंगे, आयनिक रिएक्शंस यानी कि रिएक्शंस बिटवीन जो आयंस के बीच में जो रिएक्शन होती है उसे क्या कहते हैं, आयनिक रिएक्शन। ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द आयंस आर मच स्ट्रॉन्गर दैन द नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ऑब्वियसली बात है, आयंस हैं, आयंस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपैरिजन में, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कंपैरिजन में। द फ्रीक्वेंसी फैक्टर ऑफ द आयनिक रिएक्शन डिपेंड अपॉन द, जो चार्ज है उसके ऊपर कि आयन के ऊपर कितना चार्ज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपका चार्ज ऑफ आयंस, की आयंस के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ रिएक्शन गवर्न बाय द डिफ्यूजन ऑफ आयंस टूवर्ड्स ईच अदर एंड एक्टिवेशन है। जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है हमारी वो किसकी वजह से होती है, जो आयंस के बीच में जब डिफ्यूजन होता है, जब वो एक दूसरे के पास आते हैं, एंड एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो ऑब्वियसली बात है वो क्या करेंगे, कोलाइड कर पाएंगे अच्छे से। द फ्रीक्वेंसी फैक्टर फॉर द रिएक्शन बिटवीन अपोजिट आयन इज मच हायर देन दैट बिटवीन द आयंस ऑफ सेम नेचर। अब ऑब्वियसली बात है, जो अपोजिट नेचर के जो आयंस होते हैं उनके बीच जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर वो क्या होगा, ज़्यादा होगा एज़ कंपेरिजन टू जो आयंस हैं सेम साइन वाली, यानी कि जो अगर नेगेटिव हैं तो उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, कम होगा, और अगर अपोजिट है तो उनके बीच में जो फ्रीक्वेंसी फैक्टर वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज फॉर अपोजिट आयन फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज इंक्रीज बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली बात अगर अपोजिट आयंस हैं आपके तो उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, बट रिड्यूस ड्यू टू द रिपल्शन। अगर सेम होगी तो उनके बीच में रिपल्शन हो जाएगा जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। द फ्रीक्वेंसी फैक्टर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्लेन बाय एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। फ्रीक्वेंसी फैक्टर और जो इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर का और इन्फ्लुएंस ऑफ सॉल्वेंट का रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर होता है, तो उसको हमने एक थ्योरी से एक्सप्लेन किया जो आपकी क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। वी कंसिडर द चार्ज आई, हमने क्या है, चार्ज आई को कंसिडर किया है एज कंडक्टिंग स्फेयर्स एंड सॉल्वेंट टू बी ट्रीटेड एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन आयन इज एक्सप्लेन बाय, दो मॉडल की हेल्प से हमने उनका एक्सप्लेन किया, एक आपका डबल स्फेयर मॉडल है और एक आपका क्या है, सिंगल स्फेयर मॉडल। तो पहले हम क्या करेंगे, सिंगल स्फेयर मॉडल, ये आपका है सिंगल स्फेयर मॉडल। सिंगल स्फेयर मॉडल क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिंगल स्फेयर मॉडल जो कंडक्टिंग स्फेयर्स हैं ऑफ टू चार्ज्ड आयंस विल मर्ज इन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल स्फेयर। यानी कि अगर दो चार्ज्ड आयंस हैं वो एक दूसरे के साथ मिलके क्या बनाएंगे, एक सिंगल स्फेयर बनाएंगे विच हैज़ चार्ज इक्वल टू। अब ऑब्वियसली बात है उनके अंदर जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा, दोनों आयंस के ऊपर जो इंडिविजुअली चार्ज है उनका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि आपका जो है एक आयन के ऊपर आपका है ZA चार्ज है, दूसरे पे क्या है, ZB चार्ज है। ठीक है। अब इन दोनों का इंडिविजुअल चार्ज क्या है, ZA एंड ZB, तो इन दोनों को कंबाइन करके एक जो स्फेयर बनेगा वो क्या हो जाएगा, ZA प्लस ZB, ये इनका क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, लेट अस कंसीडर दो कंडक्टिंग स्फेयर लिए हमने ZA और ZB। ठीक है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो क्या है, RA, रेडियस क्या है दोनों का, RA RB दोनों का। ठीक है। इन द सॉल्वेंट ये क्या है, दोनों जो स्फेयर हैं वो कंबाइन करके क्या बन गया, एक सिंगल स्फेयर। अब इसका चार्ज क्या आ जाएगा, दोनों के इंडिविजुअल चार्ज को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इन दिस वी कंसिडर द चार्जिंग ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेयर ऑफ रेडियस R फ्रॉम 0 to ZE। अब इनका जो रेडियस है वो हमने क्या लिया है, रेडियस तो ले लिया हमने R और चार्ज हमने ले लिया 0 to ZE। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय ट्रांसपोर्टिंग द इनफाइनाइटली स्मॉल चार्ज
ई डी लैम्डा, ठीक है। लेट एट एनी टाइम चार्ज ऑन द स्फेयर इज, स्फेयर के ऊपर चार्ज क्या है, किसी भी टाइम के ऊपर लैम्डा ई है, एंड द इनफाइनेटेसिमल स्मॉल ट्रांसपोर्टिंग चार्ज क्या हो जाएगा, ई डी लैम्डा इज एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द स्फेयर, देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज इज गिवन बाय, देखो एक स्फेयर का हमने ये मान लिया, दूसरे का ये मान लिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा ई इंटू ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, और डी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आपको क्या करना है, जो डी डब्ल्यू है वो क्या है, स्मॉल वर्क डन है। डी डब्ल्यू क्या होता है, माइनस एफ डी एक्स, एफ इज़ फॉर फोर्स एंड डी एक्स इज़ फॉर डिस्प्लेसमेंट। अब आपने क्या किया है, जो फोर्स की वैल्यू है वो किस में पुट की है, सेकेंड इक्वेशन में मैंने आपकी पुट की है। तो अगर आप इसको पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा ई स्क्वायर डी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। ये आपकी क्या होगी, थर्ड इक्वेशन होगी। अब जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस x टू इन्फिनिटी एंड x टू r। अब हमने क्या किया है, चार्ज को मूव किया है, इन्फिनिटी से हम उसको कहाँ तक लेके आए हैं, r तक लेके आए हैं। व्हेन चार्ज चेंजेस फ्रॉम, चार्ज भी क्या हो गया, 0 टू z चेंज हो रहा है। पहले 0 था किसी आयन के ऊपर चार्ज, अब क्या हो गया, z हो गया। अब हमने जो है थर्ड इक्वेशन का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, चार्ज का भी होगा और क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का भी होगा। डिस्प्लेसमेंट का कहाँ से कहाँ तक होगा, इन्फिनिटी से r तक, और अगर आपको चार्ज का करना है वो क्या हो गया, 0 टू z होगा। ये माइनस जो है पीछे से आ रहा है वही माइनस है। अब आपने क्या करना है, जो कांस्टेंट टर्म इसमें से क्या थी, ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ गया आपका, बाहर आ गया। ये एज इट इज़ लिमिट थी, अंदर क्या बच गया, लैम्डा डी लैम्डा, ये क्या हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यानी कि ये अलग बच गया, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग, दोनों में क्या है, अलग अलग लिमिट्स पुट होएंगी। डिस्टेंस वाले में लैम्डा टू आर पुट होएगा, और जो लैम्डा है इसमें क्या होगा, 0 टू z, ठीक है। ये इन्फिनिटी है। जो dx होता है, अगर हम dx का इंटीग्रेशन करते तो हमारे पास क्या आता है, x आता है, ठीक है। अब देखो हमने इनका इंटीग्रेशन करना है, हमने क्या कर लिया, इनको सेपरेट कर लिया कि ये लैम्डा वाली टर्म है, ये चार्ज है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। इसको 0 टू z कर दिया, इसको हमने इन्फिनिटी टू r कर दिया। अब दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि डी लैम्डा का अगर आप जो है डिफ्रेंशिएट इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा इंटू लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। इसकी लिमिट क्या है, 0 टू z। इसका भी ऐसे ही अगर आप करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा, x क्या आ जाएगा, x की पावर -2 dx। ये देखो अगर किसी की भी पावर x की पावर n है डॉट dx, कितना आ जाएगा, x n+1 और n+1 कितना आ जाएगा आपके पास, ये थी ना, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, -2, -2 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा आपका। ये तो नॉर्मल मैथ्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया था। इसका क्या आ जाएगा, z² अपॉन 2, इसका क्या हो जाएगा, 1/x था, इन्फिनिटी से r पुट करना है, एक बार 1/r पुट करो, -1/∞, यानी कि x की जगह पे एक बार आप इन्फिनिटी पुट करना, एक बार आप r पुट करना। हमेशा क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ आपका क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो आपकी जो w की वैल्यू है, जो वर्क डन है, वो क्या आ गया आपका, z² E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। अब ये देखो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, आपका यहाँ क्या था, माइनस था ना, और यहाँ क्या है, z² अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8 पाई अल्फ़ा। अब यहाँ नीचे क्या था, -2 था ना, -1 है सॉरी, इसको बाहर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो हमने इसको बाहर इधर ही रख लिया, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका क्या हो गया, साइन प्लस का। अब देखो आपको पता है जो डेल्टा G है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, वो किसके इक्वल होता है,
एन इंटू वर्क डन। अब हमने क्या किया, डब्ल्यू की वैल्यू जो है पुट कर दी यहाँ पे एज इट इज जेड स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब देखो जो जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है यानी कि जो पूरा चार्ज है वो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल जो चार्ज है दोनों का सम होता है, तो जेड ए प्लस जेड बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन 8 पाई अल्फा आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को सेपरेट कर दो, ए के लिए अलग कर दो, बी के लिए अलग कर दो। जी ए जी बी जेड ए का चार्ज बी का चार्ज बाकी एज इट इज़। आर को ए के लिए आर ए रेडियस है, इसके अंदर आर बी हो जाएगा। अब देखो द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री एनर्जी व्हेन द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म। जो इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्री एनर्जी जब आपका क्या बना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो गई। अब ये देखो डेल्टा जी एस ये एक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा डेल जी इलेक्ट्रोस्टैटिक माइनस जी ए जी बी। जी इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो वैल्यू आई थी पीछे वो जिसमें हमने क्या है कंबाइन चार्ज कंसिडर किया था और कंबाइन ही रेडियस, इसमें क्या कर दिया माइनस जेड जी ए और जी बी दोनों की वैल्यूज़ हमने क्या कर दी पुट कर दी। इसमें से जो कॉमन टर्म निकली है वो हमारी क्या है एन ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बच गया आपका यहाँ पे जेड ए प्लस जेड बी का होल स्क्वायर अपॉन आर माइनस जेड ए का स्क्वायर अपॉन आर ए माइनस जेड बी का स्क्वायर अपॉन आर बी। ये आपकी क्या होगी 14th इक्वेशन। अब आपको पता है कि अगर आपका यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होगा, देयरफॉर जो फ्री मोलर एनर्जी क्या हो जाएगी वो किसका सम होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आपको पता है कि आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली वैल्यू तो ये आ रखी है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली वैल्यू हमें नहीं पता एज इट इज़। अकॉर्डिंग टू अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या जो रेट कांस्टेंट है के किसके इक्वल था, के टी अपॉन एच ई माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी। अब मैंने जो ये डेल्टा जी वाली वैल्यू है ये वाली मैंने क्या कर दी यहाँ पुट कर दी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी इक्वेशन नंबर 16। नेक्स्ट देखो, अब मैंने पुट कर दी डेल्टा जी अपॉन आर टी, मैंने कॉमन ले लिया, सब में डेल्टा जी था इसलिए ये हो गया अपॉन आर टी। अब इसमें से डेल्टा जी अपॉन आर टी कॉमन हो गया तो ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एल्फा नॉट आर नॉट, इसको भी मैंने क्या कर दिया बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया। अंदर ये वाली चीज़ बच गई आपकी, ये आपकी क्या होगी 17th इक्वेशन। सॉरी ये था ना k इज इक्वल टू के टी अपॉन एच ई माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी माइनस एन ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ए प्लस जेड बी अपॉन आर इसका स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, अपॉन आर टी। अब ये आर टी जो है इस टर्म के नीचे भी है पूरी पे और इसके नीचे भी है, तो क्या कर लिया हमने इसके नीचे भी ले लिया और इसके नीचे भी ले लिया सेम एज इट इज़। अब आपको क्या करना है इस वाली टर्म का क्या करना है आपको लॉगरिथम लेना है, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा आपका एल एन के इज इक्वल टू एल एन के टी प्लस एल एन ई, ये वाली वैल्यू एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब जो एल एन के टी अपॉन एच माइनस जो ये है ना डेल्टा जी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन आर टी माइनस ई स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन के टी जेड ए स्क्वायर सेम एज इट इज़। अब मैंने जो है यहाँ देखो इसको एल एन के नोट डिनोट कर लिया, क्यों कर लिया क्योंकि ये जो एल एन के टी अपॉन एच माइनस डेल्टा जी नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन आर टी ये वाली टर्म को मैंने क्या मान लिया के नोट के इक्वल। के नोट आपका क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, जो आर ए आर बी को हमने आर माना इज इक्वल टू हमने डी ए बी के पुट कर दिया। अब जहाँ पे आर है या आर ए है या आर बी है वहाँ पे क्या कर दिया मैंने
डी ए बी डी ए बी डी ए बी। अब मैंने क्या किया है, नेक्स्ट इक्वेशन में मैंने इसको खोल दिया। आपको पता है एक चीज़, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप खोलते हो तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आता है। ठीक है, सेम एज इट इज़ खोलोगे तो क्या आ जाएगा, जेड ए स्क्वायर प्लस जेड बी स्क्वायर प्लस 2ZAB माइनस जेड ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका 2ZAB 1 4 आ जाएगा। ठीक है, आपकी इक्वेशन ये वाली, ये 17 थी, इसको आप 18 मान लीजिए, इसको आप 19 और इसको आप 20। ठीक है, और द लास्ट 21। तो आपकी जो है सिंगल स्फेयर मॉडल की क्या इक्वेशन आ गई है, ln k इज इक्वल टू ln k नॉट माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट KT DAB इंटू ZAB। लास्ट में क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंगल स्फेयर मॉडल। सिंगल स्फेयर मॉडल की ये क्या है, इक्वेशन आ गई। ठीक है।